शादी के 1 साल बाद ही वैशाली माँ बनने वाली थी और विवेक पिता। विवेक के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रोहित और उसकी पत्नी सीमा के साथ अस्पताल के लेबर रूम के बाहर टेंशन में इधर उधर टहल रहा था। उसे किसी भी समय खुशखबरी मिल सकती थी। तभी ऑपरेशन थिएटर से लेडी डॉक्टर निकली और उसे पिता बनने की खुशखबरी दी। उसे बेटा हुआ था। अरे मुबारक हो मेरे भाई, तू बाप बन गया। विवेक भाई साहब, मिठाई आप मंगवा रहे हो या मैं ही ले आऊं? ले 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 मेरा बेटा। वैशाली, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। अब मुझे भी कोई माँ कहकर पुकारेगा। और हमें भी तो कोई अंकल आंटी कहने वाला आ गया। उसी रात जब वैशाली अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में सोई हुई थी तभी कौन हो तुम? विवेक, विवेक। उसे इस तरह शोर करते देखकर वो साया जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। वैशाली उसके पीछे जाती है। तभी वो साया उसे जोर का धक्का मारती है जिससे उसका सिर अस्पताल की दीवार के कोने से लगता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। मरने के साथ ही वो एक चुड़ैल बन जाती है और उस नकाबपोश साये के पीछे पीछे भागती है। रुको, रुको, तुम कौन हो? तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? चुड़ैल बनी वैशाली उस नकाबपोश के पीछे पीछे आवाज देती हुई जाती है, लेकिन उसके लाख चाहने पर भी उसकी आवाज उस नकाबपोश तक नहीं पहुंच पाती है। वो नकाबपोश अस्पताल से निकलकर एक टैक्सी में बैठती है। फिर कुछ दूरी पर वो टैक्सी को छोड़ देती है और एक रिक्शा में बैठ जाती है। कहाँ चलना है मालकिन? जहन्नुम में। अरे मेरी जाने मन, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। तू अपना मुंह बंद कर। किसी को शक हो जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी कुछ दिनों तक हमें बच्चा अपने पास ही रखना है, फिर इस मुसीबत को सही ठिकाने पर पहुंचाकर हम ये शहर छोड़ देंगे। वैशाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं। ये उसका बच्चा किसको देने की बात कर रहे हैं। वैशाली उनको रोकना भी चाह रही थी, लेकिन वो असमर्थ थी। दूसरी ओर विवेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वैशाली, वैशाली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हमारा मुन्ना भी देखो ना कहाँ गायब हो गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? बोलो, मैं भी मर जाऊंगा। देखना, मैं भी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विवेक? भाई साहब, सुख दुख तो जीवन का पार्ट है ना। माना कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ये जीने मरने की बात करना सही तो नहीं है। क्या करूं भाभी, अब जीने का मन भी नहीं करता। वैशाली चली गई, फिर मुन्ना भी गायब हो गया। पुलिस वाले भी कोई काम के नहीं है, कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे वो। भाई साहब, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक होगा। दूसरी ओर वो नकाबपोश औरत मुन्ने को अपने घर ले गई। उसका नाम सरला था। उसका पति रमेश कहने को तो रिक्शा चलाता था, लेकिन ये दोनों बच्चा चोर थे। उसी रात वो मुन्ने को दूसरे कमरे में सुलाकर खुद सो रहे थे। तभी मुन्ने की नींद खुली और वो रोने लगा। फिर से चालू हो गया इसका भे 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 भे। भूख लगी होगी इसे, दूध पिला देना। अरे इतनी रात को कहाँ से लाऊं दूध? रोने दो इसे, थक जाएगा तो खुद सो जाएगा। उनकी ये बातें वहीं खड़ी वैशाली सुन रही थी। उसने मुन्ने को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी उसे उठा नहीं पाई। वो बेचारी फिर उसके सिरहाने बैठ गई और उसके गालों को छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छू नहीं पाई। थोड़ी देर में रोते रोते मुन्ना सो गया। देखा, सो गया ना। अगले दिन सरला किसी मेम साहब से फोन पर बात कर रही थी। देखिए मेम साहब, आपने कहा बच्चा चुराने, हमने चुरा लिया। आपने कहा इसे थोड़े दिन रखने, हमने रख लिया। अब फिर आप कह रही हैं कि थोड़े दिन और बच्चे को रखूं। यहाँ आसपास वाले हम पर शक करने लगे हैं। देखो, अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है, पुलिस वाले अब भी तहकीकात कर रहे हैं। वो सबसे मेरे को क्या लेना देना मेम साहब, मैंने अपना काम कर दिया। अब मेरी पेमेंट करो और बच्चे को ले जाओ। तुम लोग थोड़े दिन और संभाल लो, पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो। जितना बोला है उससे अधिक ही दूंगी, कम नहीं। दिन पर दिन निकल रहे थे। सरला को बच्चा संभालना मुश्किल हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज से लोग उस पर शक करने लगे थे, इसलिए वो बच्चे को सीरिंज में भरकर कोई दवा देने लगी, जिससे वो सारा दिन सोया रहता था।
इस बार ये बच्चा चुराकर हमने बिना मतलब की मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। अरे कुछ दिन संभाल ले, इसी मुसीबत के 50 लाख मिलने वाले हैं। सारी जिंदगी फिर ऐश ही करनी है हमें। वैशाली सब कुछ अपनी आंखों से देखती। वो उन दुष्टों को सबक सिखाना चाहती, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके सामने उसके बच्चे को वो लोग नींद का इंजेक्शन देते, उसे अकेला छोड़कर बाहर पूरा पूरा दिन रहते। मुन्ना का रोना बंद नहीं हुआ क्योंकि वो वैशाली की आवाज सुन ही नहीं सकता था। वैशाली को रोना आ रहा था, तभी उसकी नजर वहां रखी दुर्गा की मूर्ति पर गई। वो उनकी मूर्ति देखकर रोने लगी। हे दुर्गा माँ, आप भी तो एक माँ है ना। मेरी स्थिति देखकर आपको जरा भी दया नहीं आती। मेरे सामने मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है और मैं इसे अपना दूध भी नहीं पिला सकती। कैसी माँ है आप, कैसी माँ है। अचानक कमरे में रोशनी सी चमकी। वैशाली को लगा कि सामने दुर्गा माँ खड़ी हैं और उससे कह रही हैं कि मुन्ना को दूध पिला और इसे लेकर यहाँ से निकल जा। इसके बाद सच में चमत्कार हो गया। वैशाली ने मुन्ने को अपनी गोद में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। तभी वहां सरला और उसका पति आ गया। उन्होंने एक चुड़ैल को मुन्ने को दूध पिलाते देखा तो वो डर के मारे कांपने लगे। चुड़ैल? ये तो वही औरत है जिसका बच्चा मैंने चुराया था। अरे 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 अरे, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। तुम लोग दया के लायक नहीं हो। तुमने मुझे मारा, मेरे बच्चे को चुरा लिया, उसे इतनी तकलीफ दी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम लोग मेरा बच्चा चुरा कर किस मेम साहब को देने वाले थे। सरला ने मेम साहब को कभी देखा नहीं था, उसने सिर्फ उससे फोन पर बात की थी। वैशाली ने उससे उसका नंबर लिया और उन दोनों को मार दिया। आज पुलिस वालों ने मुन्ने का केस भी बंद कर दिया रोहित। अरे ऐसे कैसे बंद कर दिया? हम अदालत जाएंगे। हाँ भैया, इस तरह केस बंद कर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि विवेक के घर की खिड़की का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। साए साए कर तेज हवा अंदर आने लगती है। तेज हवा के कारण घर की चीजें हिलने लगती हैं। तभी वैशाली चुड़ैल के रूप में मुन्ने को लेकर उसके पास आती है। विवेक, विवेक। वैशाली, तुम? ये तो हमारा मुन्ना है। ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो गायब हो गया था। ये तो तुम्हें वही लोग बताएंगे जिन्होंने इसे गायब किया था। किसने गायब किया था हमारे मुन्ने को? वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक चीज तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वैशाली उसी नंबर पर सरला के मोबाइल से कॉल करती है। अचानक सीमा का फोन बजने लगता है। सीमा के फोन स्क्रीन पर लिखा आता है सरला कॉलिंग। सीमा फोन काटती है। वैशाली फिर नंबर मिलाती है। सीमा का फोन फिर बजने लगता है। सीमा, तुम सारी बातें इन्हें बताओगी या मैं ही बताऊं? विवेक, हमारे मुन्ने को सीमा और रोहित के कहने पर ही चुराया गया था। इन्होंने ही गायब किया था हमारे मुन्ने को। तभी सीमा रोने लगती है। मुझे माफ कर दो वैशाली, शादी के 15 साल हो गए, हम दोनों का कोई बच्चा नहीं हुआ। सबके मुंह से बांझ बांझ सुनकर मैं तंग आ गई थी। तभी हमें तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता लगा तो हमने तय कर लिया कि तुम्हारे बच्चे को गायब करवा देंगे। इसके लिए हमने सरला का सहारा लिया। हम चाहते थे कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर विदेश चली जाती, फिर वहां से लौटने के बाद हम लोगों के सामने ये बताते कि यह हमारा बच्चा है। मुझे माफ कर दो। उनकी बातें सुनकर वैशाली ने कहा, माफ करना सीमा, लेकिन माँ बनना तुम कभी डिजर्व ही नहीं करती। भला एक माँ कैसे किसी के बच्चे को चुराकर अपनी गोद भरने की सोच सकती है? तुम्हें पता है मेरा मुन्ना कितनी तकलीफ में था उनके बीच। नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना। लोगों ने तुम्हें बांझ कहा, इसका दुख लग गया, लेकिन एक माँ की गोद सुनी कर दी, एक माँ को मार दिया, इस पर तुम्हें कभी रोना नहीं आया। जिसमें ममता नहीं वो माँ बनने का नाटक तो कर सकती है, लेकिन असली माँ कभी नहीं बन सकती। सीमा और रोहित को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। विवेक मुन्ना को अकेले ही पालता है। हालांकि कभी कभी वैशाली की आत्मा रात को अपने मुन्ने से मिलने आती है और जब वो नहीं सोता तो उसे लोरी गाकर सुनाती है। आजा रे निंदिया, निंदिया रानी आजा। Thanks for watching.